हम्म। चलो आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, मास डिफेक्ट एंड फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑल्सो वी डिराइव द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें फाइंड करना है। पहले तो सारे वर्ड एक बार आपको पता हो जाना चाहिए। न्यूक्लियन मतलब क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन, ठीक है। चलो फिर एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या? AMU और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 minus 27 kg। नहीं, मैंने पूछा एटॉमिक मास नंबर। ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस अच्छा न्यूट्रॉन। सबमिशन होगा 2 का। चलो आइसोटॉप्स मतलब क्या? आइसोटॉप मतलब क्या होता है? Z same in A mass number different. Same number of proton but different number of neutron. चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा द मास डिफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में क्या बोला था? E इज इक्वल टू mc², वेर m इज कॉल्ड द मास। लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो मास से नहीं होती है, वो चेंज इन मास से होती है। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मतलब मास डिफेक्ट मतलब क्या कि जब भी न्यूक्लियस, हम लोगों को पता है न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना होता है, ठीक है। प्रोटॉन, हाँ सर। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना होता है। सो इट में भी पहले ऐसा सोचा गया था, मतलब एक्सपेक्टेड ऐसा था कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ इट्स इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब 15 प्रोटॉन है तो 15 प्रोटॉन का मास, 16 न्यूट्रॉन है तो प्लस 16 न्यूट्रॉन का मास। बट द न्यूक्लियर मास जो है इज फाउंड टू बी ऑलवेज लेस देन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मास से, कि वो क्या होता है? अलग होता है। मतलब मान लेते हैं 11 एग्जांपल लेता हूँ, 11 सोडियम 23 है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? 23 इज ए एंड 11 इज जेड, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो तो 12 होंगे। तो 11 प्रोटॉन का मास एंड 12 न्यूट्रॉन का मास इंडिविजुअल आप देखने जाओ तो इन दोनों का एडिशन करो, और जब इसका पूरा न्यूक्लियस डिजाइन होता है तब उसका मास आप फाइंड करो। तो जब इंडिविजुअल प्रोटॉन और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का मास का एडिशन आप करते हो और जब न्यूक्लियस बनता है तब उसका मास आप देखोगे तो ऑलवेज जब न्यूक्लियस पूरा डिजाइन हो जाता है तो मास थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इंडिविजुअल मास का एडिशन आप करोगे और जब पूरा न्यूक्लियस कंबाइन होकर जब बनता है तब मास लिटिल बिट क्या हो जाता है बेटा? कम होता है। सो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट, ठीक है। सो द मास डिफेक्ट मतलब क्या? तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसको हम लोग जेड एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो मास होगा वो मान लेते हैं कि इसका मास हम लोग लेते हैं एम है। चलो अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो फ्री स्टेट में होंगे, फ्री स्टेट मतलब इंडिविजुअल स्टेट में जब होंगे तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन फ्री स्टेट, द टोटल मास इज इक्वल टू, चलो क्या लिखेंगे? एक प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन है। जैसे हमारे पास 15 प्रोटॉन है तो मैं 15 एम पी लिखता। यहाँ पर जेड है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? जेड एम पी। ये जेड एम पी कैसा है अब पता चलेगा भाई। 11 सोडियम 23 है तो 11 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास एम पी, तो 11 का कितना होगा? 11 एम पी लिख सकते हैं ना। एक यस। जेड एक्स है तो एक का मास एम पी है तो ये जेड का कितना होगा? जेड एम पी होगा। प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन के नंबर्स में लेता हूँ एन, एन एम एन, ठीक है। जब ये दोनों
फ्री स्टेट में मतलब अलग अलग होंगे तब टोटल मास होगा ZMP प्लस NMN। अभी ये ZX का मास कितना है, जब कंबाइन हो जाएगा तब मास कितना है, M है। तो मास डिफेक्ट मुझे फाइंड करना है, मास डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड डेल्टा M, दैट इज इक्वल टू, ये मास फ्री स्टेट में होंगे तब ज्यादा होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ZMP प्लस NMN माइनस M माइनस ये M। सो द मीनिंग इज दैट ऑलवेज कि M जो होगा विच इज ऑलवेज लेस देन ZMP प्लस NMN होगा, ठीक है। M इज ऑलवेज लेस देन ZMP प्लस NMN, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बेटा दैट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट, ठीक है। तो आइंस्टाइन ऐसा बोला था कि जो एनर्जी जनरेट होगी तो इसकी जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी E इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है बेटा, डेल्टा MC स्क्वायर है, कितना है, डेल्टा MC स्क्वायर। C मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद है ना भाई। हाँ सर याद है। सो ये जो इक्विवेलेंट एनर्जी आती है वो क्या होती है बेटा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में बंधन में आ चुके हैं, तो ये जो एनर्जी है डेट इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब क्या, अभी मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में से अलग अलग करना है, तो ये जो आंसर आएगा इसका एनर्जी का, उतनी एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तभी वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस से अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो जो एनर्जी जनरेट होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज डिनोटेड बाय EB। EB इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल्टा MC स्क्वायर, ठीक है। चलो, अभी मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब क्या कि सिर्फ मुझे एक प्रोटॉन को अलग करना है या एक न्यूट्रॉन को अलग करना है, तो कितनी एनर्जी, ये टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए एनर्जी है, एक के लिए कितना। तो मुझे फाइंड करना है अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज डिनोटेड बाय EBN। तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए से मैं डिवाइड कर दूं, मतलब EBN इज इक्वल, आप लिख सकते हो EB बाय A। तो इसका मीनिंग हो गया बेटा, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए एनर्जी एक के लिए फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बेटा, बाय A से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये बताता है कि जो भी न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है, मतलब दैट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बताता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बताता है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है बेटा कि तो एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियन, मतलब इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अलग साथ में है उसको एक एक को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, यस। 2 मिनट रुकना बेटा।
चलो अभी मैं एक काम करता हूँ बेटा, आपको ये जो थियरी है उसकी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा एक बार उसके ऊपर से आप रिफर कर लो। चलो ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. Derive the formula binding of the nucleus by explaining the mass defect of the nucleus and write the formula explaining the binding energy per nucleon। चलो यहाँ से एक बार पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। दिख रहा है ना, द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ। हाँ सर। सर ये वाला पहला समझा था ना, ऑन द कॉन्ट्रेरी वाला। On the contrary, if we separate the nucleus of mass m into z proton and n neutrons, we should have to supply the total energy equal to binding energy। मतलब क्या बेटा कि हमें जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको सेपरेट करना है, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी, जो अभी हम लोगों ने फाइंड की ना, डेल्टा एम सी स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी मास डिफेक्ट से जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अभी हाँ उतनी हाँ सर। एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो सकते हैं। ओके। सर हो गया। ओके
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द नेचर ऑफ ग्राफ of average binding energy per nucleon against the atomic mass number and explain its notable point। मतलब आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ है यहाँ पर, दिख रहा है भाई? ये ग्राफ आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। इनिशियली आप देख सकते हो जिगजैग पैटर्न है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, Fe, मोलिब्डेनम, आयोडीन। ये W मतलब क्या होता है? टंगस्टन। हेलो, हाँ सर। यस सर। W मतलब टंगस्टन ना। यस सर। चलो, तो ग्राफ से आपको समझना है। देखो आप ग्राफ जरा देखते जाना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ और उसको डिस्क्राइब करता हूँ, समझो। तो पहला जो पॉइंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब आपको कांस्टेंट अभी तो नहीं दिखेगी, लेकिन एक जगह पर है जहां पर आपको अप्रोक्स कांस्टेंट दिखेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। सो 30 से 170 के बीच में जो एटॉमिक मास नंबर है बेटा, अप्रोक्स 30 से, मतलब आप देखने जाओ तो सल्फर से ये 184 तक आपकी लाइन जो है वो नीचे तो जाती है, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाती है। ठीक है, मतलब अप्रोक्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या बताता है? वो कांस्टेंट बताता है। तो कांस्टेंट होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर पे इतना ज्यादा वो डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन, देखो नीचे बॉटम पे। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको है ना एप्लीकेशन में, तो मैं कुछ उस अंदर लिख सकूं। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। चलो अभी मैं, चलो दिख रहा है ग्राफ? यस सर। चलो, तो मेरा कहने का मतलब है बेटा, ये जो सल्फर है, सल्फर से यहाँ तक के जो एलिमेंट है बेटा, उसका जो ग्राफ है वो आप देखो तो अप्रोक्स क्या है बेटा? कांस्टेंट जैसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। द मीनिंग इज दैट कि ये जो एलिमेंट होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो एटॉमिक नंबर पे ज्यादा वो डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे, द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे तो देखो ये, आयोडीन। नहीं नहीं नहीं, Fe, हाँ सर। ये Fe का है। ठीक है, मतलब क्या, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बेटा अप्रोक्स 8.75, या तो मतलब आप इन सम आप ले सकते हो 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। MeV मतलब क्या बेटा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है Fe की, विच इज 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर उसका किसका कितना है बेटा? Fe का 56, शायद आपको अभी दिख रहा होगा। ठीक है, चलो, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एटॉमिक मास नंबर A इज इक्वल टू 238। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा 238, दिख रहा है भाई? ये 238 वाला यस तो सर, यूरेन। है। उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आप देखने जाओगे तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो आपको अप्रोक्स मिलेगी कितनी? 7.6 जितनी, कितनी मिलेगी? 7.6।
यूरेनियम की, ठीक है। ये यूरेनियम है, यूरेनियम की मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो आपको कितनी मिलेगी, अप्रोक्स 7.6। और सबसे ज्यादा कितनी है बेटा, Fe की है। Fe की अप्रोक्स कितनी है, 8.75, ठीक है। आप सम पॉइंट ऑफ व्यू से 8.8 लिख सकते हो। तो फॉर 2 पॉइंट हम लोगों ने, पहला तो पॉइंट ये किया कि Fe से लेके, ये Fe से मतलब सल्फर 30 से लेके 170 के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट के आप देखने जाओ तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रोक्स कांस्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा Fe की है 8.75, ठीक है, मतलब वो स्टेबल कंडीशन में है। और यूरेनियम 238 जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है कितनी, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ प्लॉट करके आपको ये 2 पॉइंट अंदर मेंशन करने होंगे। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर। लाइट न्यूक्लियर मतलब क्या बेटा, हमारे पास 2 न्यूक्लियर होते हैं, हैवी और लाइट। आता आप ही तो नहीं, कागज तो भरवाना नहीं है। चलो, तो लाइटर न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियाई मतलब क्या बेटा कि जिसके एटॉमिक मास नंबर 30 से कम है, 30 से कम है, सो दे आर कॉल्ड द लाइट न्यूक्लियाई। एंड जिसके एटॉमिक नंबर 170 से ज्यादा है तो उसको आप लोग बोलोगे हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई। देखो लाइट न्यूक्लियाई को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आप देखोगे, देखो इनिशियली आप देखोगे ये, ठीक है। Yes. जो जिसके एटॉमिक मास नंबर वो 30 से कम है और 170 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी देखो वो कम होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये वाला है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये भी तक कम होते जा रहा है। और यहाँ पर भी देखो इनिशियली भी कम है, मतलब 30 से कम और 170 से ज़्यादा जो भी होंगे एटॉमिक मास नंबर, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है बेटा, कम है। चलो, सबसे कम आप देखने जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो आपको ग्राफ से देखा जाएगा। तो यहाँ से देखो सबसे कम किसकी है, ये हाइड्रोजन की है। और सबसे ज्यादा किसकी है, ये Fe की है। ज्यादा बोले तो Yes, sir. Fe की, ठीक है। और सबसे कम ये हाइड्रोजन की, ठीक है। चलो, the ratio of neutrons and proton is required to be 1:1 for stability of the light nuclei। लाइट न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसका आप रेशियो निकालो तो 1:1 होना चाहिए। एंड फॉर हैवी न्यूक्लियस ये रेशियो कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए, ठीक है। लाइटर के लिए 1:1 एंड हैवी के लिए 3:2 होना जरूरी है। ये पॉइंट आप लिखो या नहीं लिखो चलेगा, लेकिन आगे वाले जो 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किए, एक तो पहला कौन सा डिस्कस किया कि जो 30 से 170 के बीच में जो भी एलिमेंट्स है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो अप्रोक्स सेम है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। सबसे ज्यादा किसकी है, Fe की है, ठीक है। फिर 238 यूरेनियम की कितनी है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी है, ठीक है। देन आफ्टर हम लोगों ने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, हैवी न्यूक्लियाई और लाइटर न्यूक्लियाई जो होंगे उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी होगी, कम होगी। ग्राफ से आप कम देख हो गया। सकते हो हाइड्रोजन की सबसे कम है और Fe की सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, ओके। चलो, तो इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप एक बार उसको रिफर कर लो जो पॉइंट्स है।
हो गया? हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको दिया गया है बेटा, draw the conclusion from the main two features of the graph of atomic mass number against the binding energy per nucleon। चलो ठीक है, मतलब आपको कंक्लूजन बताना है, क्या कंक्लूजन है। चलो तो हम लोग ग्राफ के ऊपर से ही समझते हैं। चलो पहले तो सबसे जरूरी पॉइंट, द न्यूक्लियर फोर्स जो होगा, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स मतलब वो कहाँ लगेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस पे लगेगा। हाँ चलो, सो द न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा एंड सफिशिएंट इतना स्ट्रांग होगा कि वो टू प्रोड्यूस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर फोर्स उतना अंदर स्ट्रांग होगा कि वो अपने बाइंडिंग एनर्जी जनरेट कर ही लेगा। ठीक है, चलो बिकॉज ये जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, दिस इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। क्यों शॉर्ट रेंज फोर्स उसको बोला जाता है, क्योंकि कहाँ पर लगता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है वो। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, किसके बीच में, 30 से 170 के बीच में, क्योंकि सब जगह पर वहां पर न्यूक्लियर फोर्स जो लगेगा वो अप्रोक्स कितना लगेगा, कांस्टेंट। इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अप्रोक्स कांस्टेंट हो जाएगी। दैट्स व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज कांस्टेंट बिटवीन 30 टू 170 के बीच में जो है वो कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, क्योंकि अंदर न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, तो शॉर्ट रेंज फोर्स की वजह से अंदर जो फोर्स होगा वो अप्रोक्स क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट होता है। सो ड्यू टू दिस कंसिस्टेंसी ऑफ फोर्स, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिटवीन 30 टू 170 इज अप्रोक्स क्या होगा बेटा, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, चलो देन आफ्टर नेबरहुड पार्टिकल जो भी होंगे बेटा, न्यूक्लियन के जो नेबरहुड पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल के साथ उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा ही होगी। आपके बाजू में क्लास में बैठा हुआ जो लड़का होगा उसके साथ आप गुदगुदी ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसके साथ आप मस्ती ज्यादा कर सकते हो। लास्ट आप फर्स्ट बेंच पे हो तो लास्ट बेंच में बैठे हुए बंदे के साथ आपकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, क्लास एटमोसफियर, तो उसके साथ आप इतनी इंटरेक्शन कर सकते नहीं हो। ठीक है, चलो मेन चीज उसमें सबसे जरूरी चीज जो है कि आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, तो या तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप इंक्रीज करो, मतलब आप एटॉमिक मास नंबर आप ज्यादा करते हो, आप ज्यादा करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी, थोड़ी बहुत, लिटिल बिट चेंज होगी, ज्यादा उतनी चेंज हो सकती नहीं है। सबसे जरूरी चीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर 240 विच इज लेस देन द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस हैविंग 120। मतलब देखो आप देखने जाओ तो ग्राफ से ऊपर से मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ये 238 लेते हैं, 238 की बाइंडिंग एनर्जी ये है, और आयोडीन 127 की देखो ये है, तो किसकी ज्यादा है, आयोडीन 120। ठीक है। मतलब क्या बेटा कि जो हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो उसके जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट मतलब क्या बेटा, 30 से 170 के बीच में जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड द मिडल एलिमेंट, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से जो हैवी न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। देखो आप यहाँ से ही देख सकते हो। ठीक है, ये आप टंगस्टन की भी देखो, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, ब्लू लेता हूँ। टंगस्टन की भी आप देखोगे तो टंगस्टन की भी बाइंडिंग एनर्जी आप देख सकते हो, आयोडीन मोलिब्डेनम Fe से कैसी है, कम ही है ना। ठीक है, तो मतलब क्या बेटा कि जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस, सपोज वो सेपरेट होता है दो पार्ट में, तो उसको हम लोग याद करो, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिजन। एक फ्यूजन। फ्यूजन। में से दो लाइट लाइट न्यूक्लियस जनरेट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन या फिजन। फ्यूजन। क्या, फ्यूजन। सर फिजन। फिजन बोलेंगे बेटा, फ्यूज होना, फिजन। फ्यूज होना मतलब इकट्ठा होना, फिजन बोलेंगे उसको। तो जब भी न्यूक्लियस
A इज इक्वल टू 240 जो होता है विच इज ब्रेक इनटू 120 वाले दो न्यूक्लियाई में जब वो ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत एनर्जी जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है बेटा वो 240 से ज्यादा किसकी है? 120 वाले की है। ठीक है, तो जब भी कोई हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होके दो लाइटर न्यूक्लियाई में आ जाता है तब ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि 240 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और 120 वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो 120 वाले की बेटा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। ठीक है, तो फ्यूज होना और फिजन, फ्यूज होना मतलब क्या बेटा? तो एक चीज पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूजन मतलब लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू हैवी। तो बोलेंगे आप, हम लोग फ्यूजन बोलेंगे उसको। और फिजन मतलब क्या? कि हैवी है और उसमें से इज इक्वल टू बनेगा लाइट प्लस लाइट। तो हैवी में से लाइट बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजन, और लाइट प्लस लाइट मर्ज होके हैवी बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, यस सर। हाँ। तो यहाँ पर आप हम लोग देखने जाए बेटा तो जो 240 वाला है, तो हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं कि 240 वाला यूरेनियम जो है वो ब्रेक होके मतलब 120 वाले दो में ब्रेक होता है। 120 मतलब हम लोग अप्रोक्स ले लेते हैं यहाँ पर, चलो ये 100 से 150 के बीच में 125 आएगा तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये 125 वाली लाइन है। तो आप देखो कि 240 जब भी ब्रेक होके 120 में जब डिवाइड होगा तो 120 वाले की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा है। तो हाँ सर, फ्यूजन होने पे बढ़ जा रही है सर। हाँ, तो फिजन जब होगा तब भी हमें ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, द मेन कंक्लूजन इज दैट कि जब भी कोई हैवी न्यूक्लियर ब्रेक होके लाइटर न्यूक्लियर में स्प्लिट होता है तो हम लोगों को ज्यादा एनर्जी मिलती है। अभी उसके रिवर्स प्रोसेस करते हैं। चलो, टू वेरी लाइट न्यूक्लियर मतलब लेस और इक्वल टू 10 लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मतलब 1s2 प्लस 1s2 आप देखने जाओ तो 2He4 बनता है, हीलियम बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो कि ये हाइड्रोजन है, दूसरा यही हाइड्रोजन मैं लेता हूँ तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम बनता है। तो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? तो यहाँ पर अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। और अभी आप देखो हीलियम जब बनता है तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी देखो, ये है, दिख रही है यहाँ पर, मैं डार्क कर रहा हूँ। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा कि दो लाइटर न्यूक्लियाई है वो भी मर्ज होके कुछ बड़ा न्यूक्लियाई बनता है तब भी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। हेलो, हाँ, कहो छे, हाँ, तो हम्म, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ Yes, sir. ओके ओके, चलो, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख रहा आवाज क्यों कम आ रही है मुझे आपकी? है सर। उसमें जाओ, ऐप गूगल मीट में जाओ। एक मिनट, हाँ, और अभी यहाँ पे ऊपर देखो सर, वो स्पीकर को, हाँ स्पीकर कर दो उसको सर। अभी आई आवाज, आ गई आ गई। चलो, तो फ्यूजन और फिजन हमें समझना बेटा। फिजन मतलब क्या? तो दो जो एक हैवी न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट होके लाइटर न्यूक्लियाई में जब जाएगा तब भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या? कि हैवी न्यूक्लियाई, देखो यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन के ले लिया, एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, वो मर्ज होकर जब हीलियम बनेगा तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो अब ज्यादा है। तो फ्यूजन हो चाहे फ्यूजन हो दोनों में हम लोगों को एनर्जी क्या जनरेट होगी बेटा? ज्यादा ही मिलने वाली है। ठीक है, यस सर।
तो जब भी हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मिलती है तो मीनिंग क्या होगा बेटा कि अंदर जो भी न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो टाइटली बाउंडेड होंगे, ठीक है, एकदम टाइटली बाउंडेड हो सकते हैं, ताकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा आपको मिलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होना उसका मीनिंग क्या हो गया बेटा कि अंदर न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ एकदम क्लोजली और एकदम अच्छे से कनेक्ट हुए हैं, ताकि उसको तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन आपको तोड़ना ही है तो हमें उसकी जितनी एनर्जी होगी उससे क्या देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, ठीक है। यस सर। हाँ, जब भी बेटा ये आप एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करो तो मैं जो अभी कलर से हाईलाइट करता हूँ ये पॉइंट आपको अंदर कैसे भी करके ग्राफ में प्लॉट करना ही है। तो पहले तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये 0 से 10 तक जाता है वाई एक्सिस पे और 0 से 250 तक आपको जाना है एक्स एक्सिस पे। अभी मैं जो पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ कलर से वो आपको अंदर कैसे भी करके दिखा देना है अंदर। 2 मिनट। चलो ये दिखा पहला, फिर ये यस सर। दूसरा, तीन, चार, 5, 6 और ये 3 में से कोई भी एक दिखा तो ये एन याद नहीं रहता तो आप यही दिखा दो बाजू में आयोडीन वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ज्यादातर आपको दिखाना हो तो ये आप एग्जाम्पल आप हीलियम का जब लिखोगे तो ये दिखाना जरूरी है, तो हीलियम आप दिखा देना, ठीक है। ओके सर। यस सर। ये ग्राफ आप जब भी प्लॉट करो बेटा तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जिगजैग पैटर्न यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 हो तो चल सकता है, लेकिन जो मैंने नाम बताया बेटा वो थोड़ा एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना, ओके सर। ठीक है। चलो ओके। चलो न्यूक्लियर फोर्स एंड इट कैरेक्टरिस्टिक। न्यूक्लियर फोर्स पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स लगता किधर है। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है भाई, अभी आप लोगों ने न्यूक्लियस पे। हाँ, तो बेसिकली आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है। यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है बेटा, प्रोटॉन, एंड चार्जलेस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। मिला भाई फर्स्ट पॉइंट। यस सर। हाँ, तो पहले तो न्यूक्लियस के बारे में कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी वाला, तो पहले तो न्यूक्लियस क्या है ये चीज आपको बता देनी है, ठीक है। अभी हम लोगों को पता है बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और एक फोर्स भी लगता है। प्रोटॉन 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 इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा बेटा कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। हाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर ले जाता है, लेकिन हमें वो प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर ही रखना है, तो वो ही कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करता हुआ एक फोर्स जनरेट होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है बेटा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जाहिर सी बात है बेटा कि कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स लगने ही वाला है, ठीक है। तो कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स को रिमूव करने के लिए, मतलब उसकी इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स लगता होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। एंड दिस न्यूक्लियर फोर्स इज एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है बेटा, तो हम लोगों को ऐसा पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है
जो न्यूट्रॉन अंदर काम करेगा, न्यूट्रॉन क्या करेगा बेटा, अंबुजा सीमेंट की तरह काम करेगा, मतलब वो प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने देगा नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इज फंक्शन एज अ सीमेंट, न्यूट्रॉन इज फंक्शन एज अ सीमेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको क्या कर देगा बेटा, नलीफाई कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा दैट इज अ बेसिकली अ फोर्स विच जनरेट्स इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। और वो इसके बीच में जनरेट होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से प्रोटॉन एक दूसरे के दूर जाने लगेंगे, तो उसकी इफेक्ट को रिमूव करने के लिए अंदर एक और फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। टिल टुडे, आज 20 अगस्त 2020 की बात कर रहा हूं, आज दिन तक अभी भी न्यूक्लियर फोर्स की कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, जैसे कोलंबियन फोर्स की फॉर्मूला है K(Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर), न्यूटन की फॉर्मूला है G(M1M2 अपॉन R स्क्वायर), बट न्यूक्लियर फोर्स की अब तक कोई ऐसी फॉर्मूला फाइंड की गई नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स जो है आपको समझना है तो ड्यू टू द ग्राफ विच इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ है। क्यों? तो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था बेटा, इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस du/dr, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे सो वी गेट द फोर्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, आप देखोगे अंदर तो आपको ग्राफ दिया गया है, देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस r का, दिख रहा है भाई? यस सर। Yes, sir. चलो, तो यहाँ पर जो ग्राफ के ऊपर से आपको जो समझना है, पहले तो आप ये चीज़ एक बार मैं आपको बोलूँ, जो पॉइंट मैं कलर से हाईलाइट करता हूँ वो ज़रा एक बार आपको पढ़ लेना है। चलो, जो यहाँ तक मैंने जहाँ तक रेड किया बेटा वो कंप्लीट कर लो। सर हो गया। सबका हो गया भाई? Yes, sir. ऐसा? हाँ सर। भाई अभी आज कौन एब्सेंट है पहले ये बता दो। સર 10 જણ જ હતા, અત્યારે 9 છે. સર મુર્તુઝા અબ્દુલ हम्म એ બે એબ્સન્ટ, પછી સર તો સર આલિયા નથી. मुर्तुजा अब्दुल आलिया। आयुषी अभी निकली। સર આ મુર્તુઝા અબ્દુલ નું તો તમારે રોજ ગણી લેવાનું. હવે આલિયાનું કદાચ આલિયાનું બી હોય છે, હવે એનું નહીં ખબર, પાક્કું નહીં ખબર. હજી રોજા, હજી રમજાન કા ચાલુ થઈ ગયો પેલો, શું કહેવાય, કયો મહિનો કે? મોહરમ 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 ચાલુ થઈ ગયા સર. આજ कल આજ છે. हाँ ઓકે ચલો, દેવાંશ absent છે સર. હા સર આજે દિવાંશ બી એબ્સન્ટ છે. ઓહો આ તો જબરું થઈ ગયું। અનબિલીવેબલ થઈ ગયું સર. चलो, तो हाँ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कोलंबियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस। याद करो,
कोलम्बियन फोर्स के लिए क्या जरूरी है बेटा? चार्ज। और न्यूक्लियर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या जरूरी है? मास। तो न्यूक्लियर फोर्स है वो मच स्ट्रॉन्गर देन द कोलम्बियन फोर्स। कोलम्बियन फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होना ही पड़ेगा उसको, क्यों? तभी तो वो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर जाते हुए प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन इवन अ कोलम्बियन फोर्स। सबसे 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 वीक फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि सबसे वीक फोर्स कौन सा है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना वीक फोर्स है फिर भी हम लोग, और जब रोटेट होती है तो क्या हम लोग गिर जाते हैं? क्या नहीं गिरते ना? नहीं गिरते। हाँ, नहीं सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन फॉल्स रैपिडली टू जीरो at the distance is more than a few femtometer। few femtometer मतलब 0.8 0.8 फर्मी से डिस्टेंस जो होगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो साइंटिस्टों ने प्रूव किया हुआ है कि इतने डिस्टेंस से डिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है तो फोर्स में रैपिडली चेंज आता है। ठीक है, सो द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली जीरो एज द डिस्टेंस इज मोर देन द फ्यू फेम्टोमीटर्स। वो अभी हम लोग आगे प्रूव करेंगे। This leads to saturation of forces in the medium or a large size nucleus, which is the reason for the consistency of the binding energy per nucleon। मतलब क्या बेटा कि न्यूक्लियर फोर्स है वो रैपिडली जीरो हो जाता है। रैपिडली जीरो होना मतलब क्या कि du/dr इफ द पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, F is equal to du/dr if the potential energy is constant, then after the differentiation of that potential energy versus distance का क्या हो जाएगा? जीरो। 4 जीरो हो गया तो मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी कांस्टेंट है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट देन वी कंक्लूड दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी क्या हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट ही होगी। मतलब तभी वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट कर सकता है। जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होगी उसकी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मतलब जो फोर्स है वो फोर्स लगने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ आप ऐसा भी बना सकते हो जैसे मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ करता हूँ, समझो। आप ग्राफ को अपने हिसाब से आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लेना और यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफ आप ऐसे भी आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो क्या बताएगा? जीरो बता देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी जो ग्राफ दे दिया है तो देखो एग्जैक्ट जीरो की लाइन को वो टच नहीं हुआ है, दिख रहा है ना? ध्यान से देखो तो वो टच नहीं किया है। हाँ सर, नहीं, जीरो को टच नहीं किया है। चलो, हाँ सर। सो पहला लिखेंगे द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट डिस्टेंस r0 ऑफ अबाउट 0.8 फर्मी। तो 0.8 फर्मी पे आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी बेटा? बहुत ही मिनिमम आपको मिलेगी। देखो अप्रोक्स -100, मतलब यहाँ पर है ना, ये आप देखने जाओ तो ये जो है वो 0.8 है। मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिकेट करता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ पर 0.8 है। तो 0.8 के ऊपर आप देखने जाओ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है -100। दिस मीन्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर द डिस्टेंस larger than 0.8 Fermi and repulsive if they are separated by the distance less than 0.8 Fermi। तो यहाँ पर कंक्लूजन वो हुआ बेटा कि 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस है तो वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो रोल है बेटा वो अट्रैक्टिव की भी है और रिपल्सिव भी है। चलो बताओ कैसे रिपल्सिव हो सकता है? 0.8 फर्मी से हम लोग और कम डिस्टेंस पे जाएंगे, 0.8 फर्मी से और कम डिस्टेंस पे हम लोग जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्यों ऐसा? सिंपल सोचो बेटा, न्यूक्लियस का रेडियस क्या है? 10⁻⁻14 मीटर है ना? यस Yes, sir. भी 1 फर्मी 0.8 फर्मी, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, तो उससे भी कम हाँ सर। न्यूक्लियस के अंदर हो गए एकदम। तो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर क्या होता है? प्रोटॉन 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 भी होते हैं ना? हाँ सर। ज्यादा होंगे तो
सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। अभी 0.8 फर्मी से ज्यादा होंगे, मतलब हम लोग धीरे धीरे एटम की ओर जाएंगे। तो एटम की ओर जाएंगे तो हम लोगों को पता है कि एटम के आजू बाजू क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो कंक्लूजन इज दैट कि 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस पे होंगे तो क्या लगने वाला है बेटा, रिपल्सिव फोर्स। ऑन 0.8 फर्मी से हम लोग बड़े डिस्टेंस पे जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या फोर्स लगेगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो न्यूक्लियर Yes, फोर्स sir. का टू टाइप ऑफ रोल है, अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। The nuclear force between neutron neutron, proton neutron and proton proton is approximately the same. So the nuclear force does not depend on the electric charge. वो चार्ज पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन देखने जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखने जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सब फोर्स इक्वलेंट सेम ही है। तो मतलब उतना कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो चार्ज पे डिपेंड नहीं है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल टू फील द फोर्स, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स तो लगता ही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्ज होना ज़रूरी ही है। ठीक है। एंड देयर इज़ नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब तक आज की तारीख में अभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला डिज़ाइन नहीं हुआ है फॉर द न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए ये ग्राफ को समझने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ के ऊपर से ही आप समझ सकते हो। ठीक है। हाँ सर। चलो एक बार बेटा यहाँ से जो ब्लू लाइन है यहाँ से एक बार पढ़ लो। यस सर। डन सर। चलो एक्सप्लेनेशन अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। चलो रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सर। Sir, disintegration of heavy elements by emission of radiation, ऐसा कुछ। हाँ मतलब जो भी एलिमेंट है बेटा उसमें से अपने आप जब रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडिएशन होता है तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। तो बैक्वेरल डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी इन 1896 while studying the fluorescence and phosphorescence। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, फ्लोरेसेंस प्रोसेस, शायद आपको पता हो या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन उसका होता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में उसका जब भी ट्रांजिशन होता है तो वो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का वो फोटोन रिलीज करता है। फोटोन मतलब पता है ना,
फोटोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। यस सर। ठीक है, तो जब भी हैवी एलिमेंट में जो ट्रांजिशन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में उसका ट्रांजिशन होता है, तो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा उतने डिफरेंस का वो फोटोन रिलीज करता है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, so while studying the fluorescence and phosphorescence of compounds irradiated with visible light, Becquerel observed a phenomenon. After illuminating some piece of uranium, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का एक पीस लिया, उसके ऊपर विजिबल लाइट उसने इम्पार्ट की। ठीक है, विद विजिबल लाइट ही रैप देम इन अ ब्लैक पेपर, फिर उसको काले कागज के अंदर उसको लपेट दिया। ठीक है, एंड सेपरेटेड द पैकेज फ्रॉम अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पता है बेटा आपको? हाँ सर। क्या? सर सिल्वर वाली जो आता है वो क्या मतलब? वन टाइप ऑफ आवर एक्सरे फिल्म जो होती है ना, हाँ सर। ठीक है, दैट इज अवर वन टाइप ऑफ फोटोग्राफी प्लेट, आप उसको बोल सकते हो। सो पोटेशियम, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के ऊपर विजिबल लाइट इम्पार्ट की, फिर वो पीस को उसने ब्लैक पेपर के अंदर रैप कर दिया एंड उसको सेपरेट कर दिया वो पैकेट को फ्रॉम अ फोटोग्राफिक प्लेट बाय द पीस ऑफ सिल्वर। ठीक है, थोड़े घंटों के बाद, मतलब आफ्टर सेवरल टाइम्स, उसने जब वो चेक किया तो उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर थोड़ा ब्लैकिश शेड दिखने लगे, ब्लैक शेड उसको दिखने लगे। तो उसने ऐसा सोचा कि ये ब्लैक शेड आए किधर से, तो उसने ऐसा कंक्लूड किया कि जो ब्लैक शेड आपको दिखता है वो दैट इज ड्यू टू सम मस्ट हैव बीन इमिटेड बाय द कंपाउंड। जो ये था ना कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा बेटा? यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट कंपाउंड में से कुछ ना कुछ रेज रिलीज हुए होंगे एंड ड्यू टू दैट रेज उसके ऊपर ब्लैकिश शेड आ गए होंगे। ठीक है, सो दिस फिनोमिनन ऑफ रेडिएशन इमिशन फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो मतलब जब भी कंपाउंड में से कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड एलिमेंट जब हैवी बनता है तब उसका ट्रांजिशन अंदर होता है। ट्रांजिशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन स्टेबल कंडीशन में से उसका स्टेबल कंडीशन में आना होता है, तो वो अपने में से एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताऊं, जब आप छोटे थे आपको कोई चीज की जरूरत होती है, आपके मम्मी पापा नहीं देते थे तो आप क्या करते थे? जिद करते थे, नहीं मुझे चाहिए ना वो ना ऐसा, मतलब दम पछाड़ा करते थे। जैसे वो चीज आपके सामने आ जाती थी तो आप क्या हो जाते थे? रिलैक्स हो जाते थे। यस सर। Yes. एनर्जी Yes, आपने sir. रिलीज कर दी, ओके चलो मिल गई मुझे। तो सेम चीज यहाँ पर है बेटा, कि जब भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो अनस्टेबल कंडीशन में से उसको स्टेबल कंडीशन में आना होता है, तो उसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। वो एनर्जी को रिलीज कर देगा तो उसके बाद एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल कम हो जाएगी तो वो स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, तो जब भी वो अनस्टेबल कंडीशन में से वो स्टेबल कंडीशन में जब आता है तो उसके पास जो भी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी डिफरेंस का वो क्या कर देगा? फोटोन, फोटोन रिलीज कर देगा वो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर क्लियर। चलो, so the phenomenon of radiation emission from the compound is known as radioactivity. An emitted radiation is called the radioactive radiation. An element contained in the compound is known as radioactive element. तो जो अंदर एलिमेंट होंगे बेटा वो एलिमेंट को आप क्या बोलोगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप बोलोगे। ठीक है, चलो, द फॉलोइंग आर द नोटेबल फैक्ट्स ऑफ दिस फिनोमिनन आर। तो पहला जो है, द इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडियोएक्टिव रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या बेटा? तुरंत होता है, तुरंत। ठीक है, जैसे वो नेचर में आया तो उसके अंदर से तुरंत ही रेज निकलना चालू हो जाता है। जैसे आप रेडियम, तो रेडियम जो है नेचर की बात कर रहे हैं, नेचुरल रेडियम जो हम लोग बनाते हैं वो रेडियम की बात नहीं है जो घड़ी में आती है। और वो तो नेचर में, हाँ नेचर सर. जब होता है तो जैसे वो बाहर आता है तो उसके अंदर से रेज निकलना चालू हो ही जाते हैं। जैसे आपके घर में सीलिंग पे आप रेडियम लगा, तो जैसे आप लाइट बंद करोगे तो तुरंत उसमें से रेडिएशन स्टार्ट हो ही जाता है और आपको चमक दिखती ही है हाँ सर। ना? और कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखती है। कंटिन्यूअस फॉर्म में होना मतलब क्या बेटा? कि जब तक वो स्टेबल कंडीशन में नहीं आता है तब तक वो एनर्जी रिलीज करता ही रहेगा। ठीक है, it is not affected by the external factors like change in temperature, pressure and presence of electric field or magnetic field। मतलब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड की उसके ऊपर इफेक्ट हो सकती
नहीं है, मतलब आप टेम्परेचर चेंज करो तो क्या उसका जो रेडिएक्टिविटी रेशियो जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करो, प्रेशर चेंज करो या फील्ड चेंज करो, कुछ भी करो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट होती नहीं है। So such parameters cannot stop the emission of radioactive radiation or cannot change the rate of emission. What is the meaning of rate of emission? Per second कितना रेडिएशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे, पर सेकंड कितना डीके होता है उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन। Even by chemically combining radioactive element with any other element, the rate of emission of radiation is not affected. मतलब आप उसके अंदर कितना भी केमिकली चेंज करो प्रोसेस करके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेट ऑफ इमिशन वो चेंज हो सकता नहीं है। So these 2 points shows that the radioactivity is a nuclear phenomenon in which the nuclei of heavy elements are unstable. जो हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, heavy nucleus, heavy element जो होंगे वो unstable होंगे, and during their attempts to acquire the stability they emit the radioactive radiation. मतलब unstable condition में से उसको stable condition में आना होता है, इसीलिए वो एनर्जी लेवल का डिफरेंस का वो फोटॉन्स रिलीज करता है, that is in terms of radiation, that is called radioactive radiation. चलो, 3 types of radioactive decay occurs in nature. पहला जो होगा that is called alpha decay, जो हम लोग पढ़ेंगे, alpha decay in which helium nucleus emitted होता है। alpha का जो construction है बेटा that is called 2He4, मतलब one type of helium particle. beta decay in which electrons and positron क्या है बेटा, one type of a particle having same mass of electron but the mirror image of electron. पॉजिट्रॉन तो नाम के ऊपर से पता चलेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. गैमा डीके, तो गैमा डीके में क्या होता है बेटा, इन विच द हाई एनर्जी फोटॉन्स आर इमिटेड, ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यस 3 सर। ऑफ हम लोगों को डीके पढ़ने हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। ठीक है सर। चलो एक बार बेटा देख लो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। चलो हो गया।
सर लास्ट लाइन करके थर्ड। हाँ सर। हो गया सर। चलो, हाँ सर। तो इसकी जो पीडीएफ है बेटा, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। यस सर। उसमें तो क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये रेडियो एक्टिविटी वाला, फिर हाँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो पहला टॉपिक था ना, और उसके बाद वाला ग्राफ वाला। ओके सर। तो वो आप एक बार अच्छे से, मेरा तो मानना ऐसा है कि एक दो बार लिख के लर्न करके कंप्लीट कर देना आज ही, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अभी आपको पीडीएफ भेज देता हूँ बेटा, वो तो उसको कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है। हाँ हाँ ओके सर। ओके बेटा, ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, जय हिंद। बात सुनो। हाँ हाँ सर। सर। कल ये रेडियो एक्टिव वाला टॉपिक, हाँ कल तो शायद मैं नहीं हूँ बेटा, कल और सैटरडे नहीं हूँ 2 दिन। ओके सर। तो देख लेता हूँ, शायद कल 99% नहीं हूँ, 1% हूँ, वो शेड्यूल के हिसाब से। तो कल सपोज लेक्चर हो बेटा, तो काइंडली रिक्वेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड रेडियो एक्टिविटी, दो टॉपिक एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो कल जरूर पड़ेगी। ओके सर कर लेंगे। ओके सर। हाँ सर। ओके। थैंक यू सर, बाय सर, जय हिंद। जय हिंद सर। बाय सर। बाय सर।